तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विलियन सॉल्यूशन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा टॉपिक है परासरण, ओस्मोसिस। इसके बाद हम लेंगे परासरण दाब, है ना, असामान्य अणुभार, और फिर इसके बाद है वांट हाफ कारक। कुल मिला के ये पार्ट बचा हुआ है सॉल्यूशन का। तो पहले डिफाइन करते हैं परासरण, ओस्मोसिस। तो देखो बच्चों, परासरण मींस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, विलायक अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में स्वतः प्रवेश करना क्या कहलाता है, परासरण। बात समझ गए ना, कि दो विलयन लिए जाएं, एक की सांद्रता ज्यादा हो, मतलब एक में विलेय ज्यादा है, और एक की सांद्रता कम है, मतलब एक में जिसकी सांद्रता कम है उसमें विलायक ज्यादा और विलेय कम होगा। और दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक अणुओं को आर पार होने देगी, विलेय अणुओं को आर पार नहीं होने देती। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दोनों विलयनों को अलग अलग रखा जाए और उनका संबंध रखा जाए एक दूसरे से, तो विलायक के अणु स्वतः ही कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। इसी प्रक्रम को परासरण बोला गया है। बात क्लियर है। इसमें विलायक अणु दोनों दिशाओं में विभिन्न वेग से गति करते हैं, परासरण, ठीक है। मतलब यहां पर यह है कि विलाय जो ये होगा परासरण, उसमें विलायक के अणुओं का वेग अलग अलग होता है। कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर तेजी से होता है, और अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर कम होता है। और जब धीरे धीरे जब परासरण क्रिया चलती रहती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों दिशाओं में जो विलायक के अणुओं का वेग है ना, वो बराबर हो जाता है। उसे बोलते हैं परासरण साम्य। बात समझ गए ना। तो इसमें यही लिखा है कि विलायक अणु दोनों दिशाओं में विभिन्न वेग से गति करते हैं, और परासरण क्रिया जो होती है, परासरण क्रिया दोनों विलयनों के वाष्प दाब के अंतर के कारण पाई जाती है। और ये भी बता दूं कि विलायक के अणु कम सांद्र से अधिक सांद्र में स्वतः क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या वर्क है, ऐसी कहां से एनर्जी आ रही है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कि अपन ने राउल्ट नियम में पढ़ा है कि जिस विलयन में विलायक ज्यादा होगा वहां का दाब, वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जहां विलेय ज्यादा होगा वहां वाष्प दाब कम होगा। तो इस तरह से कम सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा है। ऐसे में कम सांद्र विलयन का जो वाष्प दाब है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और जो अधिक सांद्र विलयन है उसका वाष्प दाब कम होगा। तो इस तरह से जो कम सांद्र विलयन है, जब उसमें दबाव पड़ेगा और दूसरी तरफ दबाव कम है, तो विलायक के अणु जो हैं इस दाब को पूरा करने के लिए ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसको पार करके और कहां पहुंच जाते हैं, अधिक सांद्र विलयन में। और एक स्थिति आती है कि दोनों विलयनों के जो दाब हैं P1 और P2 वो बराबर हो जाते हैं, और उस समय परासरण क्रिया रुक जाती है। तो ध्यान रखें, परासरण क्रिया दोनों विलयनों के वाष्प दाब में अंतर के कारण पाई जाती है। कम सांद्र विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है, अधिक सांद्र का कम है, इसीलिए विलायक स्वतः ही कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाने लगते हैं। तो यही दाब का अंतर ही एक्चुअली क्या है बच्चों, परासरण दाब। इस तरह से परासरण साम्य लागू हो जाएगा, तब विलायक के अणु दोनों विलयनों के बीच में बराबर वेग से गति करते रहेंगे, इस तरह से। तो ये है परासरण के बारे में, डायग्राम से ही बताया है कि ये है कम सांद्र विलयन, ये है अधिक सांद्र विलयन, ये बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली, और इस तरफ का दाब P1 है, इस दाब P2 है, चूंकि कम सांद्र विलयन में दाब अधिक होगा। तो इस तरह से फिर परासरण क्रिया हुई, विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र में गए, इससे स्तर उठ जाएगा थोड़ा सा विलयन का। तो यहां पर दाब जब P1 और P2 बराबर हो जाएंगे तब परासरण रुक जाता है, और इस तरह से यही कारण है परासरण का। ओके, अब हम आ जाते हैं, एक डेफिनेशन और है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखो बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक अणुओं को आर पार होने देती है, विलेय अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। समझ गए ना, कि एक ऐसी झिल्ली
जो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि अपने से होकर केवल विलायक अणुओं को आर पार होने देती है, विलेय अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, गॉल ब्लेडर है, एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन है, ये सब नेचुरली होती है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल बनाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, है ना, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज, ठीक है, नाइट्रेट की मेम्ब्रेन, कैल्शियम फॉस्फेट, जिलेटिनस सब्सटेंस, ये सब किस तरह के होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेम्ब्रेन है, जो कि आर्टिफिशियल बनाई जाती है, मजबूत भी होती है। इसके अलावा अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये है, हमारी खुद जो स्किन है वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पसीना बाहर आ सकता है लेकिन ब्लड बाहर नहीं आता, इस तरह से। ठीक है। तो ये है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अब हम आते हैं जो अगला टॉपिक है, ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि जिस विलयन में दाब कम है और जिस विलयन में दाब ज्यादा है, तो कम सांद्र विलयन का दाब ज्यादा है और अधिक सांद्र विलयन का परासरण वाष्प दाब कम है। तो ये दाब को पूरा करने के लिए ही विलायक अणु एक विलयन से दूसरे विलयन में जाते हैं, कम सांद्र से अधिक सांद्र में, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो परासरण क्रिया में उत्पन्न वह दाब, अब एक यहां से जब कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में विलायक के अणु जाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि कम सांद्र विलयन का खत्म हो जाए और वो भर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, विलायक अणुओं का वेग पहले ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा और एक स्थिति ये आ जाएगी कि विलायक अणुओं का प्रवेश करना रुक जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो वही है जो दाब अधिक सांद्र विलयन में निर्मित हो गया, मतलब परासरण क्रिया में जो दाब निर्मित हुआ, किसमें, अधिक सांद्र विलयन में, जो विलायक अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोक देता है, वही क्या है बच्चों, परासरण दाब। ये लिखा है कि परासरण क्रिया में उत्पन्न वह दाब जो विलायक अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि विलयन में प्रयुक्त बाहरी दाब जो विलायक अणुओं को एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब अगर ये स्तर है, हम इस स्तर को उठने ना दें, अधिक सांद्र विलयन में इतना बाहरी दाब लगा के रखें कि ये स्तर बिल्कुल ना उठे, तो इस तरह से परासरण को रोकने के लिए सीधा सा है कि अधिक सांद्र विलयन में परासरण को रोकने के लिए जितना बाहरी दाब आवश्यक है बच्चों, वही है ओस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल पाई लेते हैं इस तरह से। तो ये विलयन था, ये विलायक यहां से यहां गया और इस तरह से स्तर बढ़ गया। इस स्तर ने नीचे की तरफ क्या डाला बच्चों, एक दबाव। तो ये दबाव जो पड़ता है, ये विलायक अणुओं को यहां आने से क्या करता है, रोकता है। तो एक्चुअली यही क्या है बच्चों, परासरण दाब, कि हम इतना दबाव डाल दें कि ये स्तर जितना उठा था फिर से वही स्तर में पहुंच जाए। तो P बराबर हो जाएगा पाई, जब ये स्तर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब आता है कि अगर हमें परासरण दाब निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा HdG, जहां H है हाइट, विलयन के तल में वृद्धि जो मीटर में ले लें कितनी हुई, D मतलब हो गया विलयन का घनत्व जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले लो, G गुरुत्वीय त्वरण है जो कि 9.802 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्थिरांक राशि है। तो हमारा परासरण दाब पास्कल में निकल आएगा। तो अगर पास्कल में निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं और फिर पास्कल से एटीएम में चेंज कर सकते हैं। समझ गए ना कि 1 एटीएम कितना होता है, 101.325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है। तो ये है कुल मिला के एटीएम में बदल सकते हैं इससे, और 10 की पावर 5 पास्कल मतलब बार में भी होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है परासरण दाब एटीएम में निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 1.01 इंटू 10 की पावर, ये सॉरी यहाँ पर 1 ये है गलती किया, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब हम आते हैं कि परासरण दाब का वांट हाफ समीकरण क्या है। ठीक है,
कि परासरण दाब अगर हमें निकालना है तो वान ठाप समीकरण, जो कि हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल यूज करेंगे, हम इस रिलेशन का ज़्यादा यूज नहीं है यहाँ पे। तो ये एक संबंध दिया था वान ठाप ने आदर्श गैस समीकरण। तनु विलयन जो होते हैं वो आदर्श गैस नियमों का पालन करते हैं। तो वहां पर जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ पाई वी इक्वल टू एनआरटी है, क्योंकि यहाँ जो पाई है एक्चुअली वो वाष्प दाब के बराबर ही तो है, जो कि तनु विलयन में जो एक्स्ट्रा वाष्प दाब लग रहा है सांद्र की अपेक्षा अंतर का, वही तो है। तो इसलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पाई इक्वल टू एन अपॉन बी आरटी, तो पाई इक्वल टू सी आरटी। यहाँ पर सी विलयन की मोलर सांद्रता है, जिसे हम लिखेंगे एन अपॉन बी, ब्लैक के मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो इसलिए वहां पर मैंने सी कर दिया। एन अपॉन बी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, सी। आर गैस कांस्टेंट है। अगर आपको प्रेशर एटीएम में निकालना है तो इसे एटीएम में ले लो, 0.082 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या फिर बार में 0.083 लीटर बार में। टेम्परेचर टी जो है विलयन का तापमान, जो कि केल्विन में लेना है। वी है वॉल्यूम का आयत, ठीक है, विलयन का आयतन जिसे लीटर में लेना होता है। एन है ब्लैक की मोल, जो कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ब्लैक की मात्रा बटा ब्लैक के अणुभार। पाई वन, और अगर हम इसको इक्वेशन को रेशियो में लें तो पाई वन अपॉन पाई टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू इंटू टी वन अपॉन टी टू। अगर तापमान स्थिर है तो सांद्रता पे निर्भर हो जाएगा, और सांद्रता स्थिर है तो ताप पे निर्भर होगा। इसका मतलब है कि सांद्रता बढ़े तो भी पाई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़े तो भी क्या होगा बच्चों, पाई बढ़ेगा। और W इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन बी, इससे पाई निकाल सकते हैं। हमने एन सांद्रता की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी रख दिया। मोल्स ब्लैक के, तो ब्लैक की मात्रा बटा ब्लैक अणुभार इंटू आर टी अपॉन बी, और अणुभार निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन बी। तो इस तरह से आपको परासरण दाब और ब्लैक अणुभार निकाल सकते हैं। विलयनों के मिश्रण का परासरण दाब निकालना हो, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन का फॉर्मूला कर सकते हैं, पाई वन बी वन प्लस पाई टू बी टू प्लस जो भी है। अगर हमें विलयनों के आयतन दे रखे हैं, उनके परासरण दाब दे रखे हैं, तो हम मिक्सचर बन रहा हो सॉल्यूशन का तो हम इससे निकाल सकते हैं। या पाई इक्वल टू मिक्सचर का एक और होता है, केवल आपको परासरण दाब ही दे रखे हैं तो आप इनसे भी दो विलयनों के परासरण दाब अगर दे रखे हैं तो उनको जोड़ दो तो मिक्सचर का आ जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघट्य होने पर पाई इक्वल टू आयोटा इंटू सी इंटू आर इंटू टी, जहां आयोटा विलय का वन हाफ कारक है। इसका मतलब है कि परासरण दाब समानुपाती आयोटा इंटू मोलारिटी। अगर टेम्परेचर स्थिर कर रखा गया है, जैसे हम कहें यहाँ ग्लूकोज, NaCl, CaCl2, AlCl3 है, सबकी मोलर सांद्रता बराबर दी गई है, तो आयोटा इंटू एम का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा जो परासरण दाब है वहां पर होगा जहां सबसे ज्यादा आयन बन रहे हैं, क्योंकि अणु संख्यक गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती हैं, अणुभार इससे कोई मतलब नहीं। विद्युत अनअपघट्य है तो केवल पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी से लेना है या फिर उनके अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती लेना है। जैसे ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज है, 1 मोलर है तो इनके बिल्कुल परासरण दाब बराबर आएंगे, क्योंकि कणों की संख्या बिल्कुल बराबर आएगी। अब मान लो स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, स्ट्रेंथ मतलब है शक्ति, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दे रखी, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम सुक्रोज, तो सबसे ज्यादा मोलारिटी यूरिया की आएगी 10/60, उससे कम ग्लूकोज की, उससे कम सुक्रोज की। तो सबसे ज्यादा परासरण दाब जो हमें मिलेगा उसका मिलेगा विद्युत अनअपघट्य में जिसका अणुभार कम है, मींस यूरिया का, फिर उससे कम ग्लूकोज, उससे कम सुक्रोज। ओके, अब एक दो क्वेश्चन देख लो कि विलयन का परासरण दाब 3.2 atm है तो विलय की मात्रा है 30 ग्राम प्रति लीटर, तो MB क्या होगा, मतलब विलय का अणुभार क्या होगा। तो हम यहां लिखेंगे MB इक्वल टू WB अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V। WB आपको 30 ग्राम दे रखा है, परासरण दाब है 3.2, मैंने यहाँ पर ATM में प्रेशर है तो R की यूनिट ATM में रख दी, अपॉन में वॉल्यूम 1 लीटर है और टेम्परेचर हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, तो ये आएगा 230.9 ग्राम पर मोल। बात क्लियर है अच्छी तरह से। फिर इसी तरह से लिखा है डेसी मोलर, एक बिलियन है, डेसी मोलर 0.01 मतलब, ठीक है, बिलियन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब क्या होगा।
तो फॉर्मूला लगा दिया पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, तो सी रख दिया, आर की वैल्यू रख दी टी, तो ये आ गया 2.46 ATM। ओके, तो ये तो है इनके न्यूमेरिकल्स। अब हम आते हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन कि परासरण दाब के आधार पर विलयन को 3 प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, मतलब विलयनों का ऐसे विलयनों का समूह जिनका परासरण दाब समान हो, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इनके मध्य परासरण साम्य पाया जाता है। जैसे पाई एक विलयन 1 है और एक विलयन 2 है, अगर उनके परासरण दाब बराबर हैं तो उनमें आयोटा इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू टी अपॉन वी ए, ये सब दोनों में बराबर होंगे। अगर तापमान स्थिर है, ठीक है, विद्युत अनपघट्य है, तो आयोटा जो है ये दोनों आयोटा ए आयोटा बी बराबर होंगे, हट जाएंगे, है ना। तापमान स्थिर कर दिए जाए तो टी ए टी बी हट जाएगा, वॉल्यूम बराबर है तो ये हट जाएगा, तो केवल हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन, ठीक है, डब्ल्यू ए, यहां पर मैं ए कर दूं, यहां पर लिखूं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, है ना, ऐसे ले लें, ए इस तरफ, बी और बी उस तरफ, इस तरह से। तो हम इनसे अणुभार निकाल सकते हैं, आयोटा निकाल सकते हैं, परासरण दाब निकाल सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है 3% ग्लूकोज का विलयन किसी 1% विलयन के सापेक्ष समपरासरी है, तो समान ताप पर विलय का अणुभार क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है बच्चों यहाँ पर कि रक्त का 9 ग्राम पर लीटर NaCl विलयन रक्त के प्रति, ठीक है, ये है कि रक्त, 2 मिनट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं और अच्छे से, ठीक है, ये ऐसे नोट कर लेते हैं कि NaCl का 9 ग्राम पर लीटर या 0.158 मोलर या 0.9%, ठीक है, जो विलयन है, विलयन जली विलयन वो रक्त के प्रति समपरासरी होता है। समझ गए ना कि रक्त के प्रति समपरासरी, एक जली विलयन द्रव्यमान आयतन अनुसार, मतलब इस तरह से कि अगर हम नमक को 1 लीटर पानी में घोल दें 9 ग्राम, जिसकी मोलारिटी आएगी 0.158 या 0.9% जो जलीय विलयन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंट में अगर आप ले लें तो ये हो जाएगा 0.9%, तो ये रक्त के प्रति समपरासरी है। मतलब अगर रक्त के साथ इस विलयन को रखा जाए तो दोनों के बीच में परासरण नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बता रहा था मैं, 3% ग्लूकोज का विलयन किसी 1% विलयन के सापेक्ष समपरासरी है, तो समान ताप पर विलय का अणुभार क्या होगा। तो आप यहाँ ग्लूकोज लिख दें और यहाँ विलय लिख दें, ठीक है। ये मान लें कि विलय विद्युत अनपघट्य है। ये कैसा है बच्चों, अनपघट्य, ये लिखा होता है क्वेश्चन में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पर समान ताप, सब कंडीशन समान मानते हुए तो केवल यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यूरिया के लिए W/m और ये हो गया W/m ब्लैक के लिए। तो यूरिया का 3%, नहीं यूरिया क्या, ग्लूकोज का, सॉरी, ग्लूकोज का 3%, मतलब 3 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जल में घुला है और विलय का 1 ग्राम 100 ml जल में घुला है, 100 ml विलयन में। तो हम विलयन के आयतन बराबर हो गए, तो यहाँ रख देंगे 3/180 और यहाँ हो जाएगा 1/mb, तो mb आ गया 60। बात 3% विलयन इसका है, 1% इसका, मतलब हम ये मान लें कि 3 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 100 ml में है और वो 1 ग्राम विलय 100 ml में। इस तरह से हम क्वेश्चन करें। ऐसे 60 ग्राम यूरिया 1 लीटर विलयन में घुले था, जो 5% अज्ञात विलय युक्त विलयन का समपरासरी है, तो विलय का अणुभार क्या होगा। तो देखो 60 ग्राम यूरिया 1 लीटर में, तो W/m इंटू 1/v यूरिया, W/m इंटू 1/v विलयन, ठीक है, जो विलयन आपको दिया गया है। तो यहां पर आपने अणुभार और मात्रा रख दी 60/60, यूरिया का आयतन 1000 ml, क्योंकि यहां परसेंट में है तो यहां 100 ml है, तो यहां भी हम 1 लीटर को ml में ले लें। तो ये हो गया 5/mb इंटू 1/100, तो mb आ गया 50 ग्राम पर मोल। तो अगर आयतन 1 लीटर में 1% में है
तो आपको 1/v और लेना होगा। ठीक है, आयतन को बिल्कुल सेम यूनिट में बदल के और एमपी इस तरह से निकालना है। फिर एक होते हैं अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी। जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे अन्य विलयन के सापेक्ष ज्यादा होता है उसे तो बोलते हैं अति पराश्रयी, तथा दूसरे विलयन को अल्प पराश्रयी बोलेंगे। जैसे अति पराश्रयी का परासरण दाब ज्यादा होगा, अल्प पराश्रयी का कम। तो जहां परासरण दाब ज्यादा होगा वहां की मोलर सांद्रता भी ज्यादा होगी, है ना। मींस W/m का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा अति पराश्रयी के लिए। और इन्हीं के बीच में क्या होता है बच्चों, परासरण क्रिया चलती है। अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी विलयन को एक दूसरे के साथ रख दिया जाए, अति पराश्रयी अधिक सांद्र होगा, अल्प पराश्रयी कम सांद्र होगा, तो परासरण क्रिया जो है वो अल्प पराश्रयी से अति पराश्रयी की तरफ चलेगी। मतलब हम ये कहें कि ये है अल्प पराश्रयी। ठीक है, तो यहां से जो विलायक है वो कहां जाएगा, अति पराश्रयी विलयन, और इस तरह से परासरण क्रिया चलती रहेगी। फिर होता है उत्क्रम परासरण। जब विलयन में उसके परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब आरोपित कर दिया जाता है तो विलायक के कण एसपीएम द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलयन से बाहर आ जाते हैं, तो इसे बोला गया है बच्चों क्या, उत्क्रम परासरण। समझ गए ना कि जब विलयन में उसके परासरण दाब से ज्यादा कोई बाहरी दाब लगा दिया जाए तो विलायक के कण विलयन से बाहर आने लगेंगे एसपीएम द्वारा, तो इसे बोला गया है उत्क्रम परासरण। इस विधि द्वारा समुद्री जल लवणीय जल पीने योग्य बनाया जाता है। समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो वहां का पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी है, तो उसमें से पानी को जो है आरओ सिस्टम होते हैं, वहां पर समुद्री जल से शुद्ध जल निकाला जाता है, सॉल्ट अलग कर दिया जाता है। ऐसे घर में जो आरओ सिस्टम यूज होता है, लवणीय जल आता है, उसमें से हम लवण हटाते हैं और जल हमें पीने योग्य मिलता है। एक होता है अंतः परासरण। परासरण क्रिया द्वारा विलायक अणुओं का कोशिका झिल्ली में प्रवेश करना बच्चों, ये क्या कहलाता है, अंतः परासरण। इससे कोशिका फूल जाती है। जैसे सूखे बीजों को पानी में रख दो आप तो वो फूल जाएंगे, या किशमिश को पानी में डाल दो फूल जाएगी। ये किसके कारण है, अंतः परासरण। क्योंकि कोशिका के अंदर की सांद्रता ज्यादा है और जल अगर मान लो बाहरी जलीय माध्यम है तो जल वहां ज्यादा होगा, और इस तरह से विलायक कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है। बाह्य परासरण, परासरण क्रिया द्वारा विलायक अणुओं का जल का कोशिका से बाहर आना बाह्य परासरण कहलाता है। इससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे ताजे फलों को नमक के या शर्करा के विलयन में रखा जाए तो उनकी बाहरी सतह सिकुड़ जाती है, वह बाह्य परासरण को बताता है। तो इस तरह से अंतः परासरण और बाह्य परासरण। फिर आता है वांट हाफ कारक। तो देखो बच्चों, वांट हाफ कारक अयोटाई, तो इसके तीन संबंध है, विलेय का सामान्य अणुभार बटा विलेय का प्रेक्षित अणुभार, या तो इससे निकाल लें। सामान्य अणुभार मतलब जो होता है, प्रेक्षित अणुभार मतलब है ये है अणु संख्यक गुणधर्म से प्राप्त अणुभार, कि हम अणु संख्यक गुणधर्म का यूज करके जो चार विधियां पढ़ी आपने अणुभार निकालने की, तो उनसे प्राप्त अणुभार। या फिर दूसरा है विलेय के प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म बटे में विलयन के प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म बटे में विलयन के सामान्य अणु संख्यक गुणधर्म। मतलब हमें जो मिल रहे हैं अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के, वो और जो एक्चुअल में होने चाहिए इनका अनुपात। या फिर विलेय के संगुणन या वियोजन से प्राप्त कण बटे में विलेय के सामान्य कण। अब देखो बच्चों, अगर वियोजन होगा तो विलेय का सामान्य अणुभार ज्यादा आएगा और विलेय का प्रेक्षित अणुभार कम आएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और अणु संख्या गुणधर्म से प्राप्त अणुभार अपने सामान्य अणुभार से कम आएगा, तो भी अयोटा ग्रेटर देन 1 आएगा। विलयन के प्रेक्षित गुणधर्म ज्यादा मिलेंगे क्योंकि कणों की संख्या बढ़ जाएगी वियोजन में, जबकि सामान्य संख्या गुणधर्म कम हो, तो भी अयोटा 1 से ज्यादा आएगा। वियोजन में कणों की संख्या सामान्य कणों से ज्यादा हो जाएगी, तो भी अयोटा 1 से ज्यादा आएगा। मतलब अगर अयोटा 1 से ज्यादा आ रहा है तो विलयन में विलेय का संगुण वियोजन हो रहा है, और अगर अयोटा इसका उल्टा कि सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, तो संगुणन हो जाएगा, तो प्रेक्षित अणुभार ज्यादा आएगा सामान्य अणुभार से।
मतलब विलयन में अणु संख्या गुणधर्म कम हो जाएंगे जितने होने चाहिए थे, तो इसीलिए आयोटा लेस देन 1 होगा। और 1 आ रहा है तो फिर इस तरह से ना तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन। फिर आता है एक असामान्य अणुभार। तो देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि संगुणन या वियोजन हो जाए तो विलेय का अणुभार जो आना चाहिए उससे अलग आता है। मतलब विलेय के संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त अणु संख्या गुणधर्म के पश्चात प्राप्त अणु संख्या गुणधर्म नहीं के पश्चात, ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म से प्राप्त विलेय का अणुभार असामान्य अणुभार कहलाता है। ठीक है, कि विलेय के संगुणन वियोजन के पश्चात, ठीक है, जो विलयन है, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म से प्राप्त विलेय का अणुभार असामान्य अणुभार कहलाता है। असामान्य अणुभार निकालना है तो सामान्य अणुभार अपॉन आयोटा। ठीक है, संगुणन में आयोटा निकालना है तो 1 प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिया है, ये है, इस तरह से रहेगा। यहां पर है वियोजन में अगर आपको निकालना है तो वियोजन में ये संबंध लगेगा, और संगुणन में निकालना है आयोटा, ठीक है, तो ये संबंध लगता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। जहां n है वियोजन से प्राप्त कण, मतलब विलेय के, ठीक है, विलेय के वियोजन से प्राप्त कण, और यहां जो n है इस वाले में 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 में, ये है संगुणित अणु। अगर द्विलक बन रहा है तो आयोट n की वैल्यू 2 रखोगे, त्रिलक बन रहा है तो 3 रखोगे। ठीक है, तो द्विलक लिखा, डाइमर जिसको बोलते हैं। ध्यान रखें कि वियोजन में, ठीक है, जब वियोजन होगा तो आयोटा जो है ग्रेटर देन 1 लिख रहा है, तो जो असामान्य अणुभार है, अणुभार, ठीक है, वो लेस देन क्या होगा बच्चों, सामान्य अणुभार। क्योंकि आयोटा 1 से ज्यादा है तो सामान्य अणुभार को विभाजित हो जाएगा, तो असामान्य अणुभार सामान्य अणुभार से क्या होगा, जो है कम प्राप्त होगा, और वियोजन में जैसे इसका उल्टा। ठीक है, अब आता है जैसे बेंजोइक, एक क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल के 0.61 ग्राम को 50 ग्राम CH2 में घोलने पर डेल्टा टी इतना प्राप्त होता है, तो अल्फा का मान क्या है यदि बेंजोइक अम्ल द्विलक बनाता है। तो देखो MB निकालेंगे हम 2.3 इंटू, ये वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने पहले, इसमें हम MB निकाल लें बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, तो आपको यहां पर KB इंटू, वो फॉर्मूला लग गया ना, कि KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 10⁻³ अपॉन WA। तो MB मैंने यहां रख दिया तो 2.3 इसका KB की वैल्यू हो गई। मतलब ये फॉर्मूला लगाया मैंने, KB इक्वल टू, सॉरी यहां पर ऐसे लगा दिया है कि MB, ठीक है, इक्वल टू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB अपॉन WA इंटू 10⁻³। तो ये हो गया KB जो आपको दे रखा है, WB 0.61 ग्राम, 10⁻³ अपॉन डेल्टा T जो कि 0.135 एंड WA जो कि आपको 50 ग्राम। तो इससे निकला आया 210 इसका अणुभार बेंजोइक अम्ल का। ये जो है, ये मान लो तो ये क्या है, प्रेक्षित अणुभार जो अणु संख्या गुणधर्म से मिल रहा है। ठीक है, अब हम आयोटा निकालेंगे। तो आयोटा, तो सामान्य अणुभार जो होता है किसका, बेंजोइक अम्ल का, है ना। तो ये जो सामान्य अणुभार है किसका, बेंजोइक अम्ल का, C6H5COOH का, वो होता है 122। तो सामान्य अणुभार अपॉन में वियोजन से प्राप्त अणुभार, तो ये आया 0.58 आयोटा, 1 से नीचे आ रहा है। तो अब अल्फा निकालेंगे, n माइनस 1 माइनस आयोटा, फॉर्मूला का, तो अल्फा आया 0.84। मतलब 84% जो बेंजोइक अम्ल है वो द्विलक में बदल गया। ठीक इसी तरह से लिखा 3.1 ग्राम BaCl2 को 250 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथन 100.38 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा, अल्फा। तो देखो MB 0.52 इंटू 3.1, वही फिर वो वाला फॉर्मूला ऊपर लगा दिया मैंने कि BaCl2 का, ये क्या निकाल लिया बच्चों, BaCl2 का प्रेक्षित अणुभार। क्या है ये, प्रेक्षित अणुभार। और यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रेक्षित अणुभार, जो हम निकाल रहे हैं प्रयोग द्वारा, अणु संख्या गुणधर्म से जो मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आया 77.68। सामान्य अणुभार अगर हम देखें
अणुभार जिसका बेरियम क्लोराइड का, तो वो है 208.3। तो यहां रख दिया हमने, तो ये आया आयोटा 2.68, क्योंकि वियोजन हो रहा है तो ज्यादा आ रहा है। अब आयोटा से हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा आ रहा 0.84, तो यहां पर BaCl2 84% क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा विलियन चैप्टर। इसमें मैंने वन हाफ कारक, समान अणुभार, जो भी बचा कुछ मैटर था पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो लेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।